नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए रेपो रेट में कमी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 7 फरवरी को अपनी ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। वहीं तीसरी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विधायकों और सांसदों को 13 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर, प्रयागराज के महाकुंभ नगर सेक्टर 18 में आग लग गई। सूचना मिलते ही आनन फानन दमकल विभाग की गाड़ियां और अधिकारी आग बुझाने में जुट गए। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव परिणामों में हेराफेरी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से प्रतिक्रिया जारी कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर बताया, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। बेशक मतदाता सबसे अहम होता है और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस टेबल पर महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं। हमने विवरण का अध्ययन किया है। मतदाता और मतदान सूची का हमारी टीमें काम कर रही है। हमें कई अनियमितताएं मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाया और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने विधानसभा चुनाव के दौरान हेराफेरी की गई है, साथ ही चुनाव परिणामों में हेराफेरी की गई है। और ये सब कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से प्रतिक्रिया जारी कर दी गई है। और बता दें कि ट्वीट भी किया गया है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। वहीं आपको बता दें कि मतदाता सबसे अहम होता है और राजनीतिक दलों में आने वाले विचारों, सुझावों और सवालों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। बता दें, राहुल गांधी ने आगे कहा कि टेबल पर महाराष्ट्र में पिछला चुनाव लड़ने वाले पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं और हमने विवरण का भी अध्ययन किया है। उसमें देखा है कि मतदाताओं और मतदान सूची का हमारी टीम उस पर काम कर रही है और इसी दौरान कई अनियमितताएं पाई गई है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को घेरा है। देखिए, दो चीजें हैं विचार करने वाली। पहली चीज ये है कि राहुल गांधी जी को आज महाराष्ट्र चुनाव की याद आ रही है क्योंकि कल दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। सारे एग्जिट पोल संकेत कर रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है दिल्ली के चुनाव में। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो खबरें आ रही है कि शरद पवार कांग्रेस से और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कुछ सांसद, कुछ विधायक बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, जनता को एक मैसेज देने के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अभी लंबित है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों उस आयोग से हटाया गया है जो इलेक्शन कमीशन को तय करता था। इलेक्शन कमिश्नर जो वर्तमान है ये रिटायर होने वाले हैं, तो कांग्रेस ये दबाव बनाना चाहती है कि अगले इलेक्शन कमिश्नर का जो भी कोई सिलेक्शन हो उसमें चीफ जस्टिस भी उसका पार्ट हो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब मनमोहन सिंह के समय में इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड होता था तो उसमें कोई कमेटी फॉर्म नहीं करती थी, प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव से होता था। और सब जानते हैं कि उस समय सोनिया गांधी जी जो डिसाइड करती थी वही बनता था। इन सारी चीजों को आज जनता समझ रही है, तो आज कांग्रेस की अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनता पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
जी। और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पार्टी हो, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर इलेक्शन में अगर इनकी एक भी सीट नहीं आती है तो ये इलेक्शन कमीशन पर सीधा सवाल खड़ा कर देते, बोल देते उसमें धांधली हुई है, हेरा फेरी की गई है। ये जनता में परसेप्शन जनरेट करना चाहते हैं। जब कभी ये जीतते हैं, जब तेलंगाना में चुनाव हुआ, कर्नाटक में चुनाव हुआ और हिमाचल में चुनाव हुआ, तो यही इलेक्शन कमीशन उस चुनाव को कंडक्ट करा रहा था। कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, तो स्टेट प्रशासन भी उनके हाथ में था। लेकिन जनता ने अगर अपने मैंडेट से कांग्रेस को चुनना चाहा तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस जीत गई। अभी लोकसभा चुनाव में यही इलेक्शन कमीशन था जब कांग्रेस पिछली बार की स्थिति से दुगनी से ज्यादा सीटें जीत के आई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक अच्छा बहुमत मिला है, तब ये इलेक्शन कमीशन सही हो जाता है। आज इन्होंने जब एग्जिट पोल और इनके एग्जिट पोल दिल्ली के चुनाव के इनके पास आए, तब इन्होंने इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि 2024 के जून के चुनाव के बाद कांग्रेस ये देख रही है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की हार के बाद आप दिल्ली में भी उनकी हार हो रही है, और दिल्ली के बाद अब यही इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में जाएगा जो इस साल में है, और अगले साल बंगाल का चुनाव। जी। और ये भी देखा गया है कि वो जो राहुल गांधी है, सारी अनियमितता अभी ही निकाले। उन्होंने बोला है कि मतदाता और मतदान सूची में काफी अंतर देखा जा रहा है। राहुल गांधी जी को राजनीति में अभी बहुत परिपक्वता लाने की जरूरत है। मतदाता सूची से राजनीतिक पार्टियां 6 महीने पहले से काम करती हैं चुनाव के। आपने देखा होगा कि कैसे ही जून में चुनाव लोकसभा का खत्म हुआ, वैसे ही भाजपा ने दिल्ली की तैयारी करना शुरू कर दी थी। आपको अपने नीचे कैडर डेवलप करना पड़ेगा, आपको उन मतदाता सूचियों का निरीक्षण करना पड़ेगा। आप सिर्फ आरोप लगाने से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। पिछली बार राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में अपना वोट आम आदमी पार्टी को दिया था। 6 महीने बाद वो आम आदमी पार्टी के विरोध में लड़ रहे थे, तो जनता को अब ये समझने में मुश्किल नहीं होती कि कौन किस परिस्थिति में एक साथ चुनाव लड़ रहा है और कौन क्या चाहता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार को देखते हुए रेपो रेट में कमी की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 7 फरवरी को अपनी ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है। बता दें, आरबीआई ने करीब 5 साल बाद अपनी ब्याज दर में यानी रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट में हुई 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती से होम लोन ही नहीं, कार लोन समेत कई तमाम लोन सस्ते हो जाएंगे। आम लोगों को ईएमआई में बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि रिजर्व बैंक ने आखिरी बार जून 2023 में रेपो रेट में वृद्धि करते हुए इसे करीब 6.5% कर दिया था। जून 2023 के बाद से ही आरबीआई की ओर से रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। रेपो रेट में कटौती कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। रेपो रेट में यह कटौती करीब 25 बेसिस पॉइंट की गई है, जिसके चलते अब मौजूदा रेपो रेट 6.25% हो गई है। 5 साल बाद रेपो रेट में यह कटौती की गई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से मई 2020 में रेपो रेट में कटौती की थी। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे रेपो रेट को बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। आखिरी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी 2023 में की गई थी। बता दें कि जो रेपो रेट में है उसमें कटौती की गई है, और ये जो कटौती की है वो 5 साल में कटौती की है, और ये जो कटौती की है नए गवर्नर ने की है। वहीं आपको बता दें कि आरबीआई की ओर से मई 2020 में रेपो रेट में कटौती की है। इनकम टैक्स के बाद अब रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी ये देखना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो रेपो रेट में कटौती की गई है, इस कटौती से मिडिल क्लास को बड़ी राहत भी मिलेगी। रेपो रेट में यह कटौती करीब 25 बेसिस पॉइंट की गई है, जिसके चलते अब मौजूदा रेपो रेट 6.25% हो जाएगी। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अमरजीत खालसा जी जुड़ गए। अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। रेपो रेट क्या है और बाजार और महंगाई पर किस तरह का असर पड़ेगा रेपो रेट का? देखिए, रेपो रेट का अगर आप
एक आम आदमी की भाषा में समझना चाहें तो जो लोन एक आम व्यक्ति चाहे घर के लिए या गाड़ी के लिए या पर्सनल किसी जरूरत के लिए लोन लेता है, उसकी ब्याज दरें अब उसके लिए कम हो जाएंगी। तो ये सीधा सीधा बेनिफिट, फायदा जो है आम आदमी के हित में होता है। पिछले 5 वर्षों से रेपो रेट स्टेबल था, न घट रहा था न बढ़ रहा था। इनफैक्ट बीच में बढ़ाया जरूर गया था, बट घटने का सिलसिला अब 5 वर्ष बाद शुरू हुआ है। तो एक आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। जी, इनकम टैक्स के बाद अब रेपो रेट में कटौती की गई है, आम आदमी के लिए कितनी बड़ी राहत है इसको लेकर? मुझे लगता है अब सरकार का पूरा फोकस जो है वो मिडिल क्लास पर है, जो कि इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम उपभोग के नजरिए से देखें तो जैसे इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, तो साधारणतः देखा गया है कि 25,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में एक व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है। अब उसके बाद जो उसकी ईएमआई है, जब वो भी कम हो जाएगी तो जो उसका मासिक बजट है उसमें उसके पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा बचेगा। इससे इंडस्ट्री भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी क्योंकि उनका माल ज्यादा बिकेगा। रोजगार के जो मौके हैं वो भी निर्माण होंगे। जी, रेपो रेट कम होने से महंगाई पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? ऐसा मुझे लगता है कि कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी, महंगाई दर अभी कंट्रोल्ड है, 4.5 पौने 5% के आसपास है। और चूंकि रेट कट करना सरकार के लिए एक जरूरी कदम भी था, क्योंकि पूरी दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अब ब्याज की दरें घटा रहे हैं। आप ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, अगर यूरोपियन बैंक्स या यूएस बैंक ब्याज की दरें घटाएंगे तो आपको भी घटाना ही पड़ेगा अगर उनके साथ आपको कम्पीट करना है। मुझे लगता है इससे डॉलर की वैल्यू भी बहुत हद तक कंट्रोल होगी। तो एक अच्छा कदम और जरूरी कदम है जो सरकार को उठाना ही चाहिए था। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित समस्त मंत्रिमंडल के सदस्यों, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विधायकों और सांसदों को 13 फरवरी को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर आयोजित धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए सनातन लोकतांत्रिक परंपराओं का सजीव अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने लिखा कि इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया है। दोनों राज्यों के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से यह आयोजन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी ऐतिहासिक होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सहमति सांसद संतोष पांडे के माध्यम से सहमति पत्र या टेलीफोन के जरिए उपलब्ध कराएं। वहीं सभी विधायकों को सुशांत शुक्ला के पास अपनी सहमति पत्र या फोन के माध्यम से भेजने का आग्रह किया गया है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, सीएम विष्णुदेव साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी महाकुंभ में जाएंगे। कल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व सीएम रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने तमाम जो विधायक है छत्तीसगढ़ के 90 विधायक हैं, उनके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के 11 सांसद हैं, सभी को जो है प्रयागराज कुंभ के स्नान जाने को लेकर निमंत्रण दिया है। उन्होंने यह कहा है कि तमाम जो विधायक है, तमाम जो सांसद है, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, तमाम जो सांसद के साथ जिस तरीके से प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है वहां स्नान करने को लेकर 13 फरवरी को जाने का आग्रह किया है। और आपको बता दें कि जो सांसद जो है प्रयागराज जाना चाहते हैं, जो विधायक प्रयागराज जाना है, उनके लिए एक विधायक और एक सांसद को नियुक्त किया गया है। सांसद संतोष पांडे हैं, उनको जो सांसद हैं जो जाना चाहते हैं उनको लेकर और फोन करके बता सकते हैं। साथ ही विधायकों के लिए सुशांत शुक्ला को जो है वो निर्देशित किया गया है कि जो विधायक चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे बीजेपी के हो,
जो प्रयागराज जाना चाहते हैं वो उनको सूचित करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि 13 फरवरी को मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चाहे मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हो, के साथ साथ विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी कुंभ जा सकते हैं, क्योंकि लगातार चर्चाओं पे रहा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जो मंत्रिमंडल है, जो विधायक है, वो आखिरकार कब कुंभ जाएंगे, इसको लेकर कई बार जो है चर्चाओं रहा। लेकिन जिस तरीके से आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक लेटर लिखकर सभी विधायकों और सभी सांसदों को निमंत्रण दिया है और आने वाले 13 फरवरी को प्रयागराज कुंभ जाने का न्योता दिया है। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले भी जनता से अपील की है कि महाकुंभ में लोग ज्यादा से ज्यादा जाए और संगम में डुबकी लगाए। देखिए, निश्चित तौर पे अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अपील करते रहे जनता से। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनको लगातार वो अपील करते हुए नजर आए थे कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग प्रयागराज जाएं और वहां जाकर स्नान करें। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रयागराज में पवेलियन बनाया गया है जहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। वहां छत्तीसगढ़ से जाने वाले सभी श्रद्धालु, सभी जो भक्तजन है, जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो वहां छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक पवेलियन, एक डोम बनाया गया है जहां रुकने की व्यवस्था कर जो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु हैं, जो जनता है, वो वहां जाकर अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था कराई जाती है, उनके खाने की व्यवस्था कराई जाती है। यहाँ तक उनको नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम का जो डिनर है वो तीनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। तो निश्चित तौर पे यूं कहें तो छत्तीसगढ़ सरकार जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं उसके काफी चिंता कर रही है और कहीं न कहीं उसके रुकने खाने की व्यवस्था सरकार प्रयागराज यूपी में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि इस बात जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो तमाम मंत्रिमंडल है, तमाम जो विधायक है, तमाम जो सांसद हैं, वो 13 तारीख को कुंभ में जाते हुए नजर आएंगे और कुंभ करते हुए नजर आएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोविंस। प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 18 में आग लग गई। सूचना मिलते ही आनन फानन दमकल विभाग की गाड़ियां और अधिकारी आग बुझाने में जुट गए। यह आग सेक्टर 18 में बने इस्कॉन के शिविर में लगी है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि आग शिविर के किचन में लगी थी, जहां रखे गैस सिलेंडर के फटने से यह हादसा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रूप से आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। सीएफओ का दावा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि महाकुंभ में एक बार फिर से आग लगी है और अभी तक जो इसका कारण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। सेक्टर 18 में बने इस्कॉन शिविर में आग लगी है। वहीं आपको बता दें कि आग शिविर में कैसे लगी है, अभी तक इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से प्रदीप चौबे जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, महाकुंभ में एक बार फिर से आग लगी है, कैसे ये आग लगी है, क्या इसका कारण रहा है? देखिए, जो इस्कॉन के जो टेंट बना हुआ था वहाँ पे करीब 11 बजे के लगभग अचानक आग लगी। आग लगते हुए वहाँ पे ब्लास्ट की बातें बताई जा रही कि हुई। जैसे आग जब तक वहाँ समझ पाते तब तक आग ने पूरा विकास धारण कर दिया और कई टेंट श्रद्धालुओं की खास हो गए। और इधर घटना की जानकारी देते हुए कई दमकल के वाहन मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा जो भी यहाँ के मेला कुंभ से जुड़े अफसर है वो भी वहाँ पे पहुंच गए और सहयोग रहा अच्छा कि वहाँ पे चारों तरफ से भी वाहन आग काबू पाया, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हालांकि आग की चपेट में आने पूरी बगल में एक पंडाल था, उसके भी 3-4 श्रद्धालुओं के रहने के लिए जलकर के राख हो गए। वहीं आसपास के कुछ साधु संत आग को लेकर के उनके अंदर आक्रोश भी देखा गया। उनका कहना था कि ये जो महाकुंभ है वो साधु संतों आम श्रद्धालुओं के साथ जो जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे जो सामान रखी हुई थी, जिस तरह से 5 स्टार होटल में सामान रखी है, चाहे गीजर हो, चाहे अन्य जो भी सामग्री हो, रहने के लिए सोफा था या बेड था, तो इसको लेकर के उनके अंदर मतलब आक्रोश देखा गया। हालांकि अधिकारियों की तरफ से भी इसकी जानकारी नहीं दी। आग कैसे लगी है, आग लगी है, वही कहना था कि गीजर में ब्लास्ट हुआ, इसके चलते आग लगी है। लेकिन
आग के कारणों का पता नहीं चल रहा था। अभी अधिकारियों से जाने तो जो भी मेला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने टीम इकट्ठी है और इसको आग के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया है। जब आग के कारणों का पता लगेगा ये बताया गया है कि वहाँ पे आग जो लगी। हालांकि अधिकारियों का दावा है और आसपास के लोगों का भी कहना था कि आग चपेट में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया है और एक प्रशासन की सक्रियता ही कह सकते हैं कि प्रशासन की सक्रियता के चलते वहाँ पे बड़ा हादसा होने से बच गया। समय रहते बहुत जल्द ही आग के काबू पाया गया, नहीं तो आसपास के क्षेत्र भी आग के चपेट में आ जाते और बड़ा हादसा भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। जी, पर प्रदीप, इस बार का जो महाकुंभ है वो डिजिटल देखा जा रहा है, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, उसके बावजूद भी आग कैसे लग गई? आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो आप भूल रखे में चले मेरी आवाज आ पा रही है? इस बार का जो महाकुंभ है वो डिजिटल देखा जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो सारी व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है, इसके बावजूद भी आग कैसे लग गई वहां पर और दूसरी बार लगी है? देखिए, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रशासन की व्यवस्था में आग वहां पे लगी और समय रहते आग को काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। जैसे लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। जहाँ तक बात है शासन प्रशासन की अगर नहीं करते वहाँ पे बड़ा हादसा होने की आग भी अगल बगल दिखाई सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।